हाँ भाई, क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब तक क्या ही पढ़ लिया रे? देखो भैया, अब तक हमने देखा है, एक तो इंट्रो देखा है, इंट्रो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक हमने अभी देखा भैया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की भैया, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल की स्पेशलिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद में हमने बात की थी एक पीजीटी थ्योरम की। किसकी बात की थी? उसके बाद में हमने बात की थी टी रेशो। किसके बारे में बात की थी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टी रेशो का नाम ऐसा होता है ना, जैसे साउथ की फिल्मों में टी नटराजन वैसे कुछ साउंड आ रहा है, साउथ जैसा साउंड आ रहा है, टी रेशो। अपने भी एक भैया इंडियन क्रिकेटर है जिसका नाम है टी नटराजन। अब टी का क्या मतलब पता नहीं, यहाँ टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने टाइप के होते हैं भैया? 6 टाइप के। उसमें हमने देखा भैया एक तो साइन थीटा, एक हमने देखा भैया कॉस थीटा, एक हमने देखा भैया टैन थीटा, एक हमने देखा भैया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, एक देखा हमने सेक थीटा, और एक देखा हमने कॉट थीटा। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यही है, साइन कॉस टैन। इट इज अ रेसिप्रोकल फॉर्म्स ऑफ द गिवन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। इसके बाद में हमने ये भी बात की थी, इन साइन कोस टेन का फुल फॉर्म क्या होता है। इट इज अ फुल फॉर्म साइने, कोसाइने, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कॉट टेंजेंट। इसके बाद में हमने ये भी बात की थी कि साइन एंड थीटा इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। दोनों के दोनों का एक अलग मतलब होता है, दोनों की दोनों एक मैथमेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या होती है तो मैंने बताया आपको, पी अपॉन एच होती है। और थीटा का मीनिंग क्या होता है? कोई पर्टिकुलर एंगल होता है। क्या होता है? इसके बारे में बात की थी हमने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो भैया 90 डिग्री की फ्रंट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। फिर एक एंगल थीटा होता है और दूसरा क्या होता है? 90 माइनस। इस थीटा की एडजेंट साइड इसका बेस होता है, और थीटा की अपोजिट या फ्रंट साइड इसका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। यहां तक की हमारी बात हो गई थी, और हमने इनको याद करने की एक ट्रिक भी बनाई थी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। और उसके पीछे का रीजन भी तुमको समझाया था कि ये पंडित बद्री प्रसाद आया कहां से है। एक बहुत पुरानी मूवी है शानदार, उसका मैंने आपको छोटा सा क्लिप भी दिखाया था कि भैया ये डायलॉग कहां से फेमस हुआ। बाकी जब हम पढ़ते थे तो लाल बट्टा कक्का पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? हाँ, हमारे गुरुजी हमको पढ़ाया करते थे लाल बट्टा कक्का। अच्छा, इसके बाद में हमने क्या देखा था भैया? एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? और एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक एग्जाम्पल तुम्हें करने के लिए दिया था जो तुमसे हुआ नहीं। अब इधर बोर्ड की तरफ देखो भैया। अच्छा, अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना इस दुनिया की सबसे बड़ी सीख है। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, कवि, उनकी बहुत प्यारी कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। उस कविता की सबसे मोटिवेशनल लाइन अगर कोई है ना तो वो ये लाइन है जो मैं तुमको बताने वाला हूं, कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, एक्सक्यूज मत मारो कि सर मेरे को आया नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, सर मेरी मम्मी आ गई थी, मेरे पापा ने मेरे को बाजार भेज दिया था, सर टाइम ही नहीं मिला, सर मैं क्रिकेट देख रहा था इसलिए नहीं हो पाया। एक्सक्यूज मत दो भैया, ये लाइफ तुमसे एक्सक्यूज नहीं मांगती। अगर तुमने गलती की स्वीकार कर लो, दैट्स ऑल। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार। अब तुमने भैया कोशिश नहीं की है इसलिए तुम्हारी हार हो गई। अपन देखना अभी कोशिश करेंगे अपनी हार नहीं होगी। सीधा बेट, एकदम एकदम स्टूडेंट बी लाइक ए स्टूडेंट। देखो रे भैया, सबसे पहले हमें दे रखा है गिवन। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? तो हम कर रहे हैं भैया एग्जांपल नंबर 4। क्या कर रहे हैं? एग्जांपल नंबर। अच्छा भैया, क्या दे रखा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है साहब। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल तो आएगा ही। ये तो भैया हमारी मजबूरी हो गई इसको तो पढ़ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इसमें बी एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब क्या दे रखा है? राइट एंगल बी। हमको दे रखा है tan की वैल्यू। किसकी वैल्यू दे रखी है? कि हमको दे रखा है कि साहब tan ए जो है ना वो 1 है साहब। क्या है? आप ये दिखा दो भैया, शो दैट। आप ये बता दो कि भैया टू साइन ए और कोस ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? अच्छा, बहुत सिंपल है। मैंने तुमको एक चीज बता रखी है भैया। क्या बता रखी है तुमको?
मैंने तुमको एक चीज बता रखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स ना पता हो। क्या नहीं पता हो? अच्छा, यहां पर हमको केवल tan की वैल्यू पता है, और tan की वैल्यू भी कितनी पता है? तो क्या मैं इस 1 को 1/1 लिख सकता हूं क्या? अगर किसी भी रेशनल नंबर को अगर डिनोमिनेटर मिसिंग है तो उसका डिनोमिनेटर बिंदास आप 1 अज्यूम करिए। इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, भैया उसका ईश्वर होता है। टेंशन मत लो, तुमको उसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। रोड पर डोलने वाली ये बेसहारा जो जानवर होते हैं, गायें होते हैं, इनका भी एक इंद्र होता है, वो हमारा कन्हैया है, इसीलिए उसको गोविंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गायों का जो इंद्र है वो गोविंद। तो वैसे फिक्र करने की आवश्यकता नहीं, हम बल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अच्छा, टैन के बारे में हम ये जानते हैं कि ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साहब। ये तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? इसका मतलब ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका क्या हो गया साहब? यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही सेम है। इधर देखो ना भैया, राइट एंगल ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं तो समझा रहा हूं तुमको ऐसे ही। जब ये दोनों चीजें सेम हो जाती है तो ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हो जाते हैं, क्योंकि ये बनता है फिर क्या? आइसोसीलस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसीलस जिसकी दो साइड्स इक्वल है। अब साइड्स इक्वल है तो एंगल ऑफ बेसिस भी इक्वल होगा। तो बताओ ऐसे कौन से दो एंगल है जो जुड़ने पर 90 भी हो जाए, इक्वल भी रह जाए? तो ऐसे केवल 45 है। कभी कभी एक नंबर के प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपको एक सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद भी अगर आपकी कोई समस्या है आप उसी वक्त पहुंच ले भैया, ठीक है? अच्छा गुरुजी, ये तो क्या है भैया? परपेंडिकुलर। ये क्या है आपका? बेस। यानी कि एक चीज मिसिंग है सर, और वो है हाइपोटेनियस। कौन मिसिंग है रे? अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो दुनिया का एकमात्र व्यक्ति है, और वो है पीजीटी। कौन है? पाइथागोरस है भाई साहब। तो हम करेंगे भैया यूज ऑफ बीपीटी, यूज ऑफ पीजीटी। यार मेरे को ये बीपीटी का नाम बहुत आता है मेरे मुंह में, क्योंकि अरे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बहुत खतरनाक थ्योरम है, ट्राइंगल की गजब की थ्योरम है। लाइफ इसी पे टिकी हुई है, इसलिए पीजीटी की जगह बीपीटी निकल जाता है, क्योंकि इधर पीजीटी उधर बीपीटी है, दो ही अक्षर का अंतर है। पढ़ाऊंगा ट्राइंगल, पढ़ाऊंगा जो यूज ऑफ पीजीटी। तो पीजीटी क्या होती है भैया? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में, देखो मैंने कहा था तुम्हें लास्ट क्लास में कि मैं हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर अपनाऊंगा। बताओ क्या किया? मैं तो वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। अच्छा, हाइपोटेनियस तो गुरुजी है ही नहीं यहाँ पे, तो मत रखो अपने, कोई दिक्कत थोड़ी ना। जो है ही नहीं, जो लड्डू है ही नहीं, तो कैसे मांग के खा ले? किसी शादी बारात में जिम में बैठो, लड्डू ला वाला भाई साहब, बड़े ही नहीं, बड़े नहीं तो बर्फी से काम चलाएंगे, जब बड़े ही नहीं तो। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है? तो 1 स्क्वायर। बेस भी कितना है? 1 स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और 1 कितना हो गया? 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। अच्छा, यहां से h बराबर कितना आ जाएगा? √2। भैया ये आपका हाइपोटेनियस है साहब। अच्छा, हमसे पूछा गया है, उसमें चलते हैं। हमसे पूछा गया है 2 साइन, तो बताओ साइन की वैल्यू क्या होती है? p अपॉन h। क्या होती है? हमसे पूछा गया कोस है, तो कोस क्या होता है बताओ? b अपॉन। अच्छा, इसको सोल्व करेंगे, आंसर में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? रख दो भैया, 2 की जगह 2 रखेंगे, परपेंडिकुलर या 1 है, और हाइपोटेनियस अभी अभी तुमने क्या निकाला? अच्छा, बेस भी कितना है और हाइपोटेनियस अभी अभी तुमने क्या निकाला? बताओ रे भैया। जब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में कितना आएगा? और जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा? और भैया 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आंसर में कितना आ गया? तो बताओ, इसकी वैल्यू 1 ही तो दिखानी थी। अरे इसकी वैल्यू क्या दिखानी थी? कितना सिंपल क्वेश्चन है, लिख दो भैया हेंस प्रूव्ड। एचपी हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मीनिंग होता है इति सिद्धम इति। बताओ समझ में आया क्या? सबसे पहले ये नोट करो, फिर ये नोट करो, फिर ये नोट करो, फिर ये नोट करो, फिर वो नोट। आ गई बात समझ में? छापो भैया फटाफट। हाँ भैया, आगे वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो वैसे तो है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो आप क्वेश्चन सारे आसानी से कर सकते हो। फिर भी मैं तुमको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद में हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाता हूँ, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? एक्सरसाइज नंबर 8.1 में हम एंट्री ले रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1। आज हम केवल और केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। वैसे भी इस गर्मी में 2 क्वेश्चन भी कर लोगे तो कम है क्या? इतना ही दिमाग चलता है अपना।
अच्छा, इस दिमाग को ज्यादा चलाना भी नहीं है कि सर हमको लोगों से आगे निकलना है। हमको लोगों से या हमारे साथ पढ़ रहे स्टूडेंट से आगे नहीं निकलना होता है, हमें खुद से आगे निकलना होता है। दिन ब दिन हमें खुद से बेटर बनना होता है कि आज मैंने इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन किया तो इस तरीके से हुए, आज मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, आज मैं कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता हूँ, आज मैं और प्रैक्टिस करता हूँ, आज मैं नए तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ, आज मैं एक अलग जगह बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। रोज अपने आप को बेस्ट बनाने की ये जो दौड़ है ना, उसमें हमको दौड़ना है भैया। ऐसा नहीं है कि अंकित भैया से हो गए, मेरे से नहीं हुआ तो हम अंकित से अपने आप को कंपेयर करें। कंपेयर तब करना है जब हम उस पोजीशन की फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएं। एक कलेक्टर का कलेक्टर से कंपैरिजन होता है जब दोनों कलेक्टर होते हैं। अब एक तो कलेक्टर की कुर्सी बैठा रहे, एक तुम कलेक्टर बनने की सोच रहे हो और फिर उससे कंपैरिजन कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, ऐसा नहीं होगा। आगे बस में नाउ लुक एट द बोर्ड। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, देना ही मजबूरी है इसकी, करेगा करिए क्या करे बेचारा, इसको देना मजबूरी है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे तो राइट एंगल ट्राइंगल देगा ही देगा। और ये बोल रहा है कि इसका बी है ना जो 90 डिग्री है साहब, तो यहाँ बी लिख देते, उसके बाद में कहीं ए लिखो और कहीं सी लिखो, डजंट मैटर। ये बोल रहा है साहब ए बी 24 है तो ए बी लिख दिया 24 सेंटीमीटर। ये कह रहा है बी सी 77 सेंटीमीटर साहब, 7 सेंटीमीटर है, ये लिख दियो 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमसे पूछा गया है दो चीजें कि साहब एक तो हमको बता दो आप साइन ए, एक हमको बता दो कोस ए, और दूसरी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर एक तो बता दो साइन सी और एक बता दो कॉस सी। अच्छा, ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रे? राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की नॉलेज चाहिए। क्या चाहिए? तीनों। ओ भैया इधर देख लो इधर। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, हर बार वही प्रोसीजर यूज करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में पीजीटी लगाएंगे साहब। क्या लगाएंगे? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में क्या होती है, क्या होती है तनु दीदी? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अगर याद ना हो ना तो हैप्पी बर्थडे टू यू। नया लाया हूं कुछ, पहले तुमको सिखाया गया था हिंदुस्तान पेट्रोल भरेगा 222। मेरे से तो जितनी बार लोगे ना उतनी बार अलग। एच यानी एचपी यानी हैप्पी, बी यानी बर्थडे, और ले भैया टू यू है, टू 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 लगा दो, यू हो गया काम। तो हैप्पी बर्थडे टू यू में ही काम हो गया। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं हो रही ना, उसको ये ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, पीजीटी थ्योरम, तुम्हारे स्कूल में किसी को ना हो, याद नहीं हो रही कि मेरे को तो पीजीटी थ्योरम, बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले ये क्या हुआ? बोले याद हो गई हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले तेरे को भी याद करवा देती हूँ, ये हो गया यार हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे बस हमने अब इधर देखो। अच्छा, हाइपोटेनियस क्या होता है? द फ्रंट साइड ऑफ द राइट एंगल। कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, हम कुछ नहीं लिखेंगे। अरे कुछ दिख ही नहीं रहा तो हम क्यों लिखें भैया? नहीं लिखे। अच्छा, परपेंडिकुलर की जगह कितना लिखा हुआ है? 24 स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, बेस की जगह कितना है? 7, तो 7 स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया भैया एच स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, वैसे भी 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर तो रटे हुए होने चाहिए तोते की तरह। तोताराम, तोताराम की कहानी तुमको सुनाऊंगा कभी, गजब है। अच्छा, 24 का स्क्वायर नंबर निकालते हैं। हाँ भैया, जो बच्चे हमको ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी सुनो रे भैया, क्या तगड़ा मैसेज देता हूं तुमको। अच्छा, मैसेज मैं एसएमएस के द्वारा भेजूंगा, तगड़ा मैसेज दे रहा हूं, लेकिन मैसेज एसएमएस के द्वारा मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? एसएमएस। एस यानी स्क्वायर, एम यानी मल्टीप्लाई, एस यानी स्क्वायर। ये मेथड अपना लो जीवन के अंदर भैया। 11 से लेकर 99 तक के स्क्वायर नंबर तो आप 2 सेकंड में निकाल दो। क्या निकाल दोगे भैया? सबसे पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई, तो जितने नंबर आपको दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 4 जा और 8 2 जा, ये लिख दिया भैया 16। उसके बाद में स्क्वायर, तो सिंगल नंबर का फिर से क्या कर दो, पहले का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरे का स्क्वायर। लिखेंगे कैसे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा, इस 16 को ऐसे लिखेंगे 1 ऊपर 6 नीचे। और इस 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 ऊपर 6 नीचे। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐड कर दो भैया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 570। अच्छा, 576, 576। ये देखो भाई सिंपल है। अगर किसी नंबर के पीछे 5 हो, क्या हो, तो उसका तो स्क्वायर नंबर निकालना और भी आसान है। उसको हम बोलते हैं भैया, जैसे 45 है या मान लो 65 है, जिसके पीछे 5 है उसी में ये अप्लाई होगा।
इसको मैंने निकाला, इसको नाम दिया मैंने मॉम मेथड। कौन सा नाम? मॉम। हमारे टाइम में तो माता, नहीं, कन्हैया के टाइम पे तो माता श्री हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हमारे टाइम पे नहीं, मेरे पिताजी दादाजी के टाइम पे माँ हुआ करता था। क्या? उस माँ को भैया हमारी जनरेशन ने बना दिया मम्मी। क्या बना दिया? और तुम्हारी जनरेशन ने बना दिया मॉम। क्या बना दिया? हेलो मॉम, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मॉम। वो मॉम मेथड है। मॉम का मतलब क्या हुआ? मोर देन वन। मोर देन, अच्छा मोर देन, मॉम का मतलब होता है मोर देन वन। तो मोर देन वन में देखो भैया क्या होगा, इस 5 का स्क्वायर तो पीछे लिख देंगे 25। क्या लिख देंगे? मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। ये क्या बनाया था? यही बनाया था शायद, मॉम मेथड ही बनाया था। देखो अभी इस बारे में देखेंगे, पहले तो इधर देखो। इस मोर देन वन में क्या होगा कि हमको एक ज्यादा करना है। क्या करना है? तो भैया 6 का एक ज्यादा कितना होता है? तो 6 सत्ता 42 आंसर। अच्छा 5 है तो पीछे 25 तो आएगा ही आएगा। अच्छा 4 से एक ज्यादा क्या होता है? तो 4 5 जा कितना हो गया? 20। 4 5 जा कितना हो गया? ये दो आपके सामने आंसर, सेकंडों में आंसर। किसमें? अच्छा जिसके पीछे भैया क्या ना हो रहे, जिसके पीछे 5 नहीं है उसके लिए एसएमएस मेथड। कौन सा मेथड? एसएमएस मेथड। अच्छा भैया इधर देखो रे, ये हमारे क्वेश्चन से थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस है, बस हमको ये सीखना है, बाकी हमारे कोई मतलब की चीज नहीं है। हम तो आंसर तक पहुंचना है, चाहे साइकिल से भेजो, चाहे मोटरसाइकिल से, चाहे एरोप्लेन से। दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है? और प्रधानमंत्री कुर्सी बैठेंगे सीधे। अरे छोटा क्यों सोचे? अभी थोड़े दिनों पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे ऐसे ही कुछ एआई से बना के वीडियो पोस्ट किया, तो लोगों ने कहा अरे सीधे पीएम। लोगों ने मेरे को कमेंट किया सीधे पीएम। कोई पार्षद, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, ये तो बन। क्यों बन भैया? हमारे राजस्थानी में एक कहावत है भैया, हाँ, जब घास ही खा रहे हो तो पूरा डबारू खाओ तो पेट तो भरे। जब कुछ खाने ही बैठे हो तो पूरा ही खा लो ना फिर एक बार भी। यानी कि जब कुछ राजनीति में आने की सोच रहे हो तो सीधा पीएम की सोचो, छोटे मोटे में क्या डर है? सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। अगर आपके विचारों में पवित्रता है और विचार आपके बहुत बड़े हैं तो आपके कर्म बड़े होंगे। क्या होंगे? और कर्म बड़े होने से आपका पद बड़ा होता है। क्या बड़ा होता है? हाँ आप समझ गए तुम। बताओ रे, 6 और 9 कितना होता है रे? 15। 15 का हासिल 1। ये हिंदी सुनो भैया थोड़ा, अंग्रेज, हाँ हासिल कैरी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो तन्नू दीदी थोड़ा हिंदी में ज्ञान दे दू। 9 और 6 15, 5 हासिल की 1, 7 और 1 8 और 4 12 हासिल की 1, 5 और 1 कितना हो गया? ऐसे पढ़ाते थे हमारे गुरुजी बहुत प्यार से। आजकल तो भैया तुम 9 और 6 और इनमें उलझे हुए हो। अच्छा हमें h की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? वेरी गुड। हमारी भाषा में इसको बोला जाता था वर्गमूल। क्या बोला जाता था हिंदी में? वर्गमूल। इसको बोलते थे बराबर, इसको बोलते थे कर्ण। अब तुम्हारा उल्टा हिसाब है। हाइपोटेनियस इक्वल टू एंड स्क्वायर रूट 6025, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा गुड़िया? तनु दीदी कितना आएगा? अभी अभी तो बताया। देखो भैया उसी मेथड से, मोर देन वन मेथड से देखो इधर किसका होगा 25 का। कैसे? इधर देखो 5 का कितना होता है और 2 से एक ज्यादा कितना होता है? तो 2 3 जा कितना हो गया? तो बना नहीं बना। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द स्क्वायर इज कॉल्ड बी स्क्वायर रूट। स्क्वायर नंबर बन किससे रहा है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। मतलब हमारे माता पिता हमारे स्क्वायर रूट है, क्या है, और हम उनके स्क्वायर नंबर, हम उनके क्या है। अच्छा इधर देखो रे भैया, ये आ गई भैया हमारे सामने समस्या। अब बताओ हमारे पास तीनों साइड है क्या? तो हमसे पूछा जो बता सकते हैं। इसने पूछा साइन ए बता दो साहब। क्या बता दो? अच्छा साइन क्या होता है? इसने पूछा कोस ए बता दो। क्या बता दो? कोस ए क्या होता है? बताओ रे, सुनो इधर देखो, जिस एंगल की बात हो रही है ना उस एंगल पे लगाओ सर्कल। क्या लगाओ? उस सर्कल के ठीक सामने आपको परपेंडिकुलर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो बताओ इसका परपेंडिकुलर कितना है? तो इसका परपेंडिकुलर तो है 7। हाइपोटेनस हमने निकाली 25। अच्छा जिस सर्कल के ऊपर हमने लगाया उसका बेस चाहिए तो उसी की एडजेंट साइड उसकी क्या होगी? तो बेस इसका कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। और हाइपोटेनस आपने निकाली रखी है। इसके बाद में ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया हमको साइन, क्या पूछा गया रे? साइन सी। क्या पूछा गया? और एक हमसे पूछा गया है भाई कोस सी। क्या पूछा गया? अब तनु घड़ी होगी। तनु साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो बता इस कोस, इस सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? नहीं नहीं, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? इसके लिए इन तीनों में से कौन परपेंडिकुलर है?
ये वाला कौन सा, ऐसे लिख के आएगी एग्जामिनर में, बोल के बता 24 है, 25 है, 7 है, कौन है। वेरी गुड। इसके ठीक सामने क्या मिलेगा, देखो कंफ्यूज मत होना कि सर अभी तो आप इसको बेस बोल रहे थे, अब आप भैया पलटी मार गए, इतनी जल्दी पलटी मार गए। आपके साथ नहीं खेलेंगे हम, ऐसे होता था ना पहले, ये तो पलटी मार गया, क्या बोलते थे, बैठ जा, हमारे तो क्या बोलते थे, रूंग थी या बेईमानी, बोलो ये तो बेईमानी कर गया साहब, बेईमानी। तो आप बोलोगे सर अभी आप पलटी मार के इधर बेस बोल रहे थे, थोड़ी देर पहले आप परपेंडिकुलर बोल रहे हो। बेटा वो एंगल वेरी हो गया, क्या एंगल ही बदल गया, पहले एंगल एक ही बात हो रही थी, अब एंगल सी की बात हो रही है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, और भैया हाइपोटेनियस तो फिक्स है इसके लिए। अच्छा सी के लिए क्या होता है भैया, बी अपॉन एच कॉस के लिए, तो बताओ इसका बेस क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 7 और इसका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बताओ कोई दिक्कत है, दोबारा से देख लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हमें मालूम है, ये वैल्यूज हमें डिफाइन करनी है। परपेंडिकुलर बेस है तो पीजीटी लगा के हम इसका हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे, वो कितना आया। उसके बाद में फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, इसको नोट करिए। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, क्या है, हंसते मुस्कुराते हुए घर जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और भैया वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोन डी, नींबू शिकंजी, पुदीन हरा जूस, ये भैया पीते रहा करो, क्योंकि भैया गर्मी बहुत तेज है। और अगर कोई पुराने पुराने लोग तुम्हारे घर में है, दादा दादी, परदादा परदादी या पापा मम्मी जो पुराने हैं, उनको पूछना सत्तू क्या होता है, सत्तू, जौ का आटा होता है ना, जो होता है, हाँ वो चना जो एक ही बात है, चने या जौ का आटा पिसवा के रखो, उसको पानी में डालो, बढ़िया सी बर्फ मिलाओ, थोड़ा सा उसमें शक्कर वक्कर बूरा बूरा डाल के, चीनी वनी डाल के वो पियो, शरीर में इतनी ठंडक पहुंचाता है कि भैया आपको गर्मी तो दूर की बात, सूरज जी अंकल जी पास में से निकल जाएंगे, अरे इसने तो सत्तू भी रखी है, निकलो। ये तुम्हारे आजकल के ऐड आते हैं ना, ग्लूकोन डी फलाना डी पता नहीं कौन कौन से, ये धरे के धरे रह जाते हैं अपने सत्तू के आगे। और अगर सत्तू नहीं है तो फिर पुदीने का जूस पी लो, नींबू का जूस पी लो, छाछ दही पी लो भैया, इससे बढ़िया कुछ नहीं। अच्छा गन्ने का जूस तो अपने बॉडी के अंदर केवल ग्लूकोज बढ़ाता है, उससे क्या ही एनर्जी मिलेगी, थोड़ी देर की इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पर आजकल गन्ने के जूस कैसे कैसे निकालते हो, वो लोहे में से निकालते, आधा तो लोहा आता है उसमें, तो भैया कम से कम पिया करो रे गन्ने का जूस बार, और अगर गन्ने का जूस पीना है तो लकड़ी वाले में से पिया करो, ठीक है। तो बहुत जल्द तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां भी ऑर्गेनाइज कर देंगे। अभी तो आओ, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में तो आओ, फिर करते हैं कुछ, है ना, डिस्कस करते बैठ के कि तन्नू दीदी कहाँ घूमने जाएगी, वो कहाँ घूमने जाएगा, तुम भी जाओगे घूमने, हाँ तो ये कर देंगे छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों को अच्छे से एंजॉय करो, फैमिली के साथ जितना ज्यादा हो सके टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ करो। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्या रखें भैया, कि ज्यादा धूप में ना जाए। आजकल इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने के कारण, वैसे भी हम तो वीकेआई के पास रहते हैं, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, ये छोड़ते हैं भैया गलत गलत रसायन, और ये हमारी ओजोन लेयर को कर रहे हैं क्या, डैमेज। ओजोन लेयर को डैमेज करने के कारण सन की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, रवि जी सर बेटर तरीके से समझा सकते हैं, पराम बैंगनी किरणें जिनको बोलते हैं, वो हमारे शरीर पे पड़ती है। अब जब हमारे शरीर पे पड़ती है तो सबसे पहले तो हम काले हो जाएंगे, फिर हमको वो गाना गाना पड़ेगा, धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग तेरा काला पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो काले होने से बचें। दूसरा, जब ये अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर पे पड़ती है तो फिर हमें स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन से संबंधित बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन ऐसे कम धूप में निकलने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे दिन धूप में पड़े हो तो फिर कोई दिक्कत है। तो छोटे बच्चे हो गए, घर में जो बुजुर्ग हैं, उनको भैया आप ध्यान रखें, उनका समय समय पर आप पानी पीते रहें, अपनी जो बॉडी है उसको हाइड्रेट रखें, क्या रखें, है ना, डिहाइड्रेशन से बचें, क्योंकि भैया हीट स्ट्रोक जो होता है ना, वो जानलेवा होता है। क्या होता है, अच्छा और क्या करो, अगर समर वेकेशन के अंदर तुम्हारे पास टाइम मिल जाए तो भैया बेजुबान पशु पक्षी जितने भी हैं उनके लिए पानी रखो, दाना दूर की बात है, दाना वो खुद ढूंढ लेंगे। अरे भैया वो तुम्हारी तरह नहीं है अपने मम्मी पापा पे निर्भर, वो आत्मनिर्भर है। लेकिन आत्मनिर्भरता तो तब काम की है ना जब उनको पानी तो मिले कम से कम, सारा पानी तो तुम इधर उधर वेस्ट कर देते हो। तो भैया एक कुछ नहीं रहे, एक मिट्टी का छोटा सा पात्र होता है, उसमें रोज पानी डाल के रख दो। मैंने तुमको स्कूल में भी बताया था, उस टाइम में बहाना ढूंढ लो रे, जैसे मैं पूजा का बहाना ढूंढ लेता हूँ, मैं पूजा करता ही इसलिए होता कि पानी का वो लोटा भरना पड़े, अब वो पानी का लोटा पूरा भरा हुआ रहता है पहले से, तो कहाँ ढोले, तो उसमें ही ले जाके ढोल देता हूँ,
ताकि मेरी सेवा भी हो गया और पूजा का काम भी हो गया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गरीब जानवरों के लिए जो रोड पे चलते रहते हैं, इनके लिए खाना ये खुद ढूंढ लेंगे भैया, आत्मनिर्भर है ये। पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तुम्हारे, जैसे मान लो बड़ी सी कोई टंकी ला के रख दो तुम्हारे घर के आसपास में, या 4-5 दोस्त इधर उधर, मतलब पिज्जा बर्गर खाने में तो पैसा लुटा देते हो, थोड़ा करके कोई टंकी वंकी की चौराहे पे रख दो ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जानवर गुजरते हो। ऐसे जानवर जो छाए में बैठे हैं, उनके भैया अपनी शेकी मार के पत्थर मार के मत भगाओ रे यार। कुत्तों को तो वैसे भी सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, तो जो बैठे हैं बेचारे पहले से छाए में, उनकी छाया, उनकी उसके आराम में कोई दखल मत डालो। लोगों को अवेयर करो ज्यादा से ज्यादा। हो सके तो पेड़ पौधे लगाओ। वैसे गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे लगाते वो कम ही पनपते हैं। तो अभी भैया सावन का महीना आने वाला है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आता है, तब से पेड़ पौधे लगाना चालू करो। धीरे धीरे वो पेड़, जो पौधे हैं, वो पेड़ों में बदल जाएंगे, तुम्हें ही फल देंगे। तुमको नहीं देंगे, तुम्हारी जनरेशन को देंगे। मेरी दादी का पेड़ लगाया हुआ, उसका केरी हम खा रहे हैं आज, बढ़िया एकदम रोज केरी की छाछ बना बना के पीते हैं। तो आज हमारा जो सैक्रिफाइस है, वही हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए नींव फाउंडेशन का काम करता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सस्टेनेबल लाइफ। वेरी गुड। आज क्लास में इतना ही। हंसते मुस्कुराते हुए घर जाओ, कल फिर से लौट के आना, ठीक है?